हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति और उसके ट्रांसफर के संबंध में नियमों का विश्लेषण आज हम करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड परिवार फैमिली क्या होता है, यानी इसका स्वरूप क्या होता है, इसका कर्ता कौन होता है, इसकी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कर्ता का कितना अधिकार होता है, और अचल संपत्ति है तो कर्ता द्वारा इसके कोपार्टनर्स के अधिकार का हस्तांतरण की वैधता क्या है, और फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अचल संपत्ति हो तो इसमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं होते हैं। कानून के इन विषयों का विश्लेषण आज हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। तो समझते हैं इस विषय को। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, अर्थात लीगल नेचर ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू परिवार जो एक ही पूर्वज से चला आ रहा हो उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। हिंदू लॉ के अनुसार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कानूनी मान्यता प्राप्त है। HUF की संपत्ति पर सभी सदस्य का संयुक्त अधिकार होता है, व्यक्तिगत या डिवाइडेड कोई अधिकार उस पर संपत्ति पर नहीं होता है। अब बात आती है कि कोपार्टनर्स होते कौन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कोपार्टनर्स कौन होते हैं। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पारित होने के बाद जो जन्म के साथ ही कोपार्टनर बन जाते हैं वे होते हैं फादर, सन, डॉटर, सन मीन्स ग्रैंडसन, और फिर ग्रेट ग्रैंडसन। ये चार पीढ़ी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कोपार्टनर्स माने जाते हैं। यहां 4 जनरेशन रूल लागू होता है। हिंदू लॉ विशेषकर मिताक्षरा कानून के अनुसार कोपार्टनरी केवल 4 पीढ़ियों तक ही सीमित होती है, जो किसी कॉमन एंसेस्टर की गणना से की जाती है, अर्थात जो एक ही परिवार के वंशज हों और उनकी 4 पीढ़ियों तक के सदस्य कोपार्टनर कहे जाते हैं। 5वीं पीढ़ी यानी ग्रैंडसन का पुत्र, ग्रेट ग्रैंडसन का पुत्र को जन्म से कोपार्टनर नहीं होते, वो परिवार के मेंबर होते हैं बट कोपार्टनर नहीं होते। तो इस परिवार को कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और परिवार की ओर से पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति कर्ता कहलाता है। कर्ता सामान्यतः परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति होता है। अगर वरिष्ठ व्यक्ति सक्षम नहीं है तो जो सक्षम व्यक्ति है वो व्यक्ति ही इसका कर्ता होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के संपत्ति के अधिकारों की बात करें तो कोपार्टनर्स एक्वायर इंटरेस्ट इन HUF प्रॉपर्टी बाय बर्थ। कोपार्टनर्स और मेंबर को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे आगे। अब अगर कोई संपत्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति है तो उस परिवार में जन्म लेते ही उसे HUF की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसे? कोपार्टनर्स को, मीन्स 4 पीढ़ी तक को, जो कोपार्टनर का डेफिनेशन में दिया गया है उस 4 पीढ़ी तक को ये अधिकार प्राप्त होता है जन्म लेते ही। एक पोता का जन्म हुआ तो कोपार्टनर बन गया। फिर कोपार्टनर का अधिकार अविभाजित होता है, अनडिवाइडेड होता है, अर्थात बिना पार्टीशन के सटीक रूप से कोपार्टनर्स के अधिकार को अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया सकता, उसको डिसाइड नहीं किया सकता कि कौन सा एरिया, कौन सा प्लॉट, कौन सा कितना क्षेत्र कोपार्टनर्स का एक किसी कोपार्टनर का अधिकार में आता है। ये डिफाइन तब तक नहीं किया सकता जब तक कि उस HUF की प्रॉपर्टी का प्रॉपरली पार्टीशन ना हो जाए। तब तक क्या होता है? जब तक पार्टीशन नहीं होता तब तक वो ज्वाइंटली उस प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है। अगली बात है कि जब HUF की संपत्ति वैध एवं पूर्ण विभाजन
पार्टीशन हो जाता है या किसी बच्चे के जन्म के पूर्व, मान लीजिए कि पोता का जन्म अभी नहीं हुआ और उसके पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति का बंटवारा हो गया, तो उस बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के पहले अगर हो गया है तो वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का को पार्षद नहीं हो सकता है। यानी कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इसका क्लियर कंसेप्ट लॉ में है। एचयूएफ के सभी कार्यों का प्रबंधन केवल कर्ता द्वारा किया जाता है और वही समस्त कानूनी तथा संपत्ति संबंधित लेन देन में एचयूएफ का प्रतिनिधित्व करता है। किसी वैलिड ट्रांसफर के लिए को पार्षद की व्यक्तिगत सहमति या हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होते, चाहे वह नाबालिग हो या वयस्क। क्या बाध्यता है को पार्षद की एचयूएफ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। एक बात महत्वपूर्ण है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर होना और कोपार्षद होना, दोनों में अंतर है। कुछ सदस्य जन्म से मेंबर तो हो सकते हैं पर जन्म से कोपार्षद नहीं बन सकते। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि अगर पूर्णतः पार्टीशन हो जाए किसी बच्चे के जन्म के पहले, यानी 4 पीढ़ी का जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 4 पीढ़ी में चौथे पीढ़ी तक भी अगर किसी का जन्म होने के पहले बंटवारा हो जाता है, पूर्ण तरह से लीगली पार्टीशन हो जाता है, तो फिर वहां पर वो जन्म लेने के बाद वो बच्चा को पार्षद नहीं बनता है। लेकिन अगर वो बंटवारा नहीं हुआ, अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली है, तो वो जन्म के बाद वो कोपार्षद बन जाता है। इस बात को बार बार दोहराने की चीज है कि वो 4 पीढ़ी तक ही, 5वां पीढ़ी जन्म से भी कोपार्षद नहीं बनता है, बंटवारा हो या ना हो। यानी कुछ सदस्य जन्म से मेंबर तो हो सकते हैं पर जन्म से कोपार्षद नहीं हो सकते। सिर्फ 5वीं पीढ़ी जन्म लेगा, बंटवारा नहीं हुआ तो मेंबर बन सकता है बट कोपार्षद नहीं बन सकता है। इसको कहते हैं क्या, दे आर पार्ट ऑफ द एचयूएफ बट डू नॉट एक्वायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी बाय बर्थ। अब वो कौन है जो मेंबर तो हो सकते हैं बट कोपार्षद नहीं हो सकते? तो कोपार्षद की पत्नी, बेटा है, बेटे की पत्नी अगर है तो वो, या कोई भी पोता की पत्नी है तो वो कोपार्षद नहीं हो सकती। कोपार्षद की मां कोपार्षद नहीं हो सकती है। यदि किसी कोई विधवा हो गई है तो किसी जो कोपार्षद का मृत्यु हो गया है तो मृत्यु होने के बाद उसकी जो विधवा है वो भी कोपार्षद नहीं होती है। फिर डॉटर इन लॉ और ऐसे और भी सदस्य होते हैं जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर हो सकते हैं फैमिली के बट कोपार्षद नहीं होते हैं। क्योंकि कोपार्षद का अधिकार प्रॉपर्टी में डायरेक्ट होता है और मेंबर्स का जो राइट होता है वो लिमिटेड होता है। मेंबर्स का राइट क्या होता है, जैसे राइट टू मेंटेनेंस है, राइट टू रेसिडेंस है, ये सारी चीज होती है। इन लोगों का अधिकार जो होता है पार्टीशन के बाद डिसाइड हो सकता है। पार्टीशन में वो लोग आ सकते हैं बट वो डायरेक्टली कोपार्षद नहीं हो सकते और वो पार्टीशन का डिमांड भी नहीं कर सकते। पार्टीशन का डिमांड कौन कर सकते हैं? पार्टीशन का डिमांड कोपार्षद कर सकते हैं बट पार्टीशन का डिमांड जो कोपार्षद नहीं है, मेंबर होते हुए भी वो पार्टीशन का डिमांड नहीं कर सकते। ये बेसिक डिफरेंस है कोपार्षद और मेंबर में। संपत्ति हस्तांतरण के लिए कर्ता के अधिकार कितना है, इसका लीगल प्रिंसिपल क्या है, इसको जानते हैं। भारत में न्यायालयों ने भी निर्धारित किया है कि किसी वैलिड ट्रांसफर के लिए कोपार्षद की व्यक्तिगत सहमति या हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होते, चाहे वह नाबालिग हो या वयस्क। यानी कर्ता को पूर्ण अधिकार है कि उस एचयूएफ की प्रॉपर्टी का हस्तांतरण कर सकता है। सर्टेन लिमिटेशन है, उसको भी हम लोग जानते हैं अभी, तो वो कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बाकी मेंबर, बाकी कोपार्षद, मेंबर से कोपार्षद जो है उसका हस्ताक्षर हो ही। मेंबर्स तो है ही नहीं, मेंबर्स का तो राइट उसमें आता ही नहीं है, तो कोपार्षद को अधिकार है कि नहीं, कोपार्षद को भी कोई जरूरी नहीं है कि हस्ताक्षर करें, उनकी सहमति ली जाए संपत्ति हस्तांतरण के लिए। इसलिए हिंदू और वैदिक परिवार यानी एचयूएफ का कर्ता एचयूएफ की संपत्ति का विक्रय, मॉर्गेज अथवा अन्य प्रकार से ट्रांसफर स्वतंत्र रूप से कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। शर्त क्या है? संपत्ति का हस्तांतरण किसी लीगल नेसेसिटी के लिए किया गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंगल लाइन का इसका क्लॉज है, सिंगल कंडीशन है
लीगल नेसेसिटी, कानूनी आवश्यकता। लीगल नेसेसिटी का क्या तात्पर्य है? ऐसे अनिवार्यता जो पारिवारिक जरूरतों के लिए, जिनके कारण संयुक्त परिवार की संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना न्यायोचित और वैध माना जाता है, और ऐसी परिस्थिति में कर्ता द्वारा किया गया हस्तांतरण सभी को पार्षद पर बाध्यकारी माना जाता है। लेकिन इसके लिए लीगल नेसेसिटी को प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। अब क्या बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लीगल नेसेसिटी को मैंने कंस्टिट्यूट करता है? लीगल नेसेसिटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? क्या हो सकता है कि लग सकता है कि लीगल नेसेसिटी है? ज्वाइंट फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो अगर उसमें किसी बच्चों की शादी हो, उसमें कोई खर्च हो रहा हो, तो लीगल नेसेसिटी में आएगा। परिवार का मेंटेनेंस में अगर दिक्कत आ रही हो, तो संपत्ति बेचकर मेंटेनेंस हो रहा किया जाना की आवश्यकता आ गई हो, तो ये लीगल नेसेसिटी में आएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, संपत्ति पर कोई विवाद हो, विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय का कोई खर्च हो, कोई लैंड रेवेन्यू पेमेंट करना हो, कोई भी टैक्सेस पेमेंट करना हो, गवर्नमेंट का ड्यूज पेमेंट करना हो, या किसी भी प्रकार का कोई डेब्ट्स का डिस्चार्ज में हो, या कोई बिजनेस, मान लिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई बिजनेस चल रहा हो और बिजनेस में लॉस हो गया हो, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए अगर प्रॉपर्टी बेच करके उस प्रॉपर्टी से लॉस को कंपनसेट किया जाता है, तो ये ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं लीगल नेसेसिटी। इन कंडीशन में अगर कर्ता द्वारा एचयूएफ की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, तो वो वैलिड ट्रांसफर होगा, यानी वो लीगल नेसेसिटी के टर्म्स को, लीगल नेसेसिटी क्लॉजेस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए उसका ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसका बर्डन ऑफ प्रूफ कौन है, कहा जाएगा। अगर एक ट्रांसफर हो जाता है, कर्ता कोई संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है, तो इसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जब एचयूएफ की संपत्ति कोई खरीदता है और यह ट्रांसफर न्यायालय में चैलेंज किया जाता है, किसी को पार्षद ने चैलेंज कर दिया कि किसी लीगल नेसेसिटी के अभाव में ही ट्रांसफर कर दिया गया है, ऐसा चैलेंज अगर न्यायालय में आता है, तो इस परिस्थिति में जो परचेजर है, जिसने वो जमीन को खरीदा है, उसका एक दायित्व बनता है कि कर्ता की एक्चुअल नेसेसिटी को प्रमाणित करे, लीगल नेसेसिटी को प्रमाणित करे। इसलिए इस प्रकार का ट्रांसफर कभी भी विवाद में आ सकता है। इस हस्तांतरण को किसी भी कोपार्षद के द्वारा न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो जब चैलेंज की बात आती है, तो चैलेंज करने का अधिकार कोपार्षद को कैसे मिलता है, कब मिलता है? कोई भी कोपार्षद एचयूएफ के कर्ता द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को केवल तभी चुनौती दे सकता है जब वो सिद्ध करे कि हस्तांतरण के समय कोई लीगल नेसेसिटी नहीं थी। दूसरी बात, हस्तांतरण संपत्ति अथवा परिवार के हित में नहीं था, तथा परचेजर ने प्रॉपरली इसका जांच पड़ताल नहीं किया था, बोनाफाइड इंक्वायरी नहीं की थी कि कहीं कोई लीगल नेसेसिटी पर बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है। इसका एक बोनाफाइड इंक्वायरी परचेजर ने नहीं किया था। यानी ये जिम्मेदारी परचेजर पर जाता है, वो एक प्रॉपर इंक्वायरी कर ले कि वो जो संपत्ति कर्ता द्वारा बेची जा रही है, वो एक लीगल नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए बेची जा रही है, तभी वो परचेज करे। इसलिए जब कर्ता के द्वारा एचयूएफ की संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, तो सेल डीड में ग्राउंड्स ऑफ लीगल नेसेसिटी को क्लियरली लिखा जाना चाहिए, ताकि किसी विवाद की स्थिति में लीगल नेसेसिटी को प्रमाणित हो सके। हालांकि यह लीगली मैंडेटरी नहीं है, फिर भी इसलिए लिखा जाना चाहिए ताकि आगे जाकर कभी भी किसी भी कोपार्षद के द्वारा इस पर विवाद नहीं लाया जा सके। जहां तक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के एप्लीकेबिलिटी का प्रश्न है कि एचयूएफ की प्रॉपर्टी पर, किसी की एचयूएफ जब है तो उसमें बाय बर्थ भी कुछ मेंबर, कुछ कोपार्षद होते हैं, नेचुरली माइनर भी होंगे, तो क्या माइनर संपत्ति में माइनर का भी अधिकार होगा? तो क्या माइनर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी वहां एप्लीकेबल होगा? यहां स्पष्ट है कि एचयूएफ के प्रॉपर्टी में के केस में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट किसी माइनर के कोपार्षद के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस माइनर के एचयूएफ संपत्ति में इंटरेस्ट कोई सेपरेट नहीं होता है, बल्कि संपत्ति पर संयुक्त अनडिवाइडेड शेयर होता है, अनडिवाइडेड अधिकार होता है। इसका जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है
आप देखेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन 6 को अगर देखते हैं तो सेक्शन 6 के तहत क्या कहा गया है कि नेचुरल गार्जियन का प्रोविजन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को प्रभावित नहीं करता है। फिर उसी का हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का सेक्शन 12 को देख लेते हैं। सेक्शन 12 कहता है कि जब हिंदू अविवाहित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट किसी वयस्क सदस्य के द्वारा किया जाता हो, तब नाबालिग के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए किसी अभिभावक की नियुक्ति नहीं की जा सकती। और इसे संबंधित सेक्शन 8 भी देखेंगे, उसी एक्ट का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का सेक्शन 8 को देखें, बहुत से रिलेवेंट सेक्शन है। कोर्ट परमिशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर एलिनेशन ऑफ माइनस सेपरेट प्रॉपर्टी, माइनस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी is not separated property. Therefore, section 8 of Hindu Maritime and Guardianship Act doesn't apply. Karta can alienate the HO property, including minor interest, without court permission, subject to legal necessity. Only condition is that their legal necessity must be there. न्यायालयिक अनुमति के बिना, न्यायालयिक अनुमति केवल नाबालिग के सेपरेट व्यक्तिगत संपत्ति के ट्रांसफर के लिए आवश्यक होती है। अगर व्यक्तिगत उसके नाम से संपत्ति हो, नाबालिग के नाम से हो, माइनर के नाम से हो, तो वहां पर कोर्ट के परमिशन की जरूरत पड़ती है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में, जहां एचओ की संपत्ति में नाबालिग का अनडिवाइडेड शेयर है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानी जाती, अतः हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप की धारा 8 के लागू नहीं होती है। परिणाम स्वरूप कर्ता लीगल नेसेसिटी की शर्त के अधीन नाबालिग के हित सहित एचओ संपत्ति का ट्रांसफर न्यायालयिक अनुमति के बिना कर सकता है। अतः हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति में माइनर को पार्षद का हित होने के बावजूद केवल कर्ता द्वारा निष्पादित शेयर डीड लीगली वैलिड और इन्फोर्सेबल होता है यदि हस्तांतरण परिवार के लीगल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू अविवाहित परिवार का कर्ता ही परिवार की संपत्ति का प्रबंधन और उसे बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है, बशर्ते कानून की तय शर्तें पूरी करती हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हर मामले में सभी को पार्षद की सहमति लेना जरूरी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हिंदू अविवाहित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की भूमिका सबसे खास और प्रमुख होती है और वहीं बाहरी लोगों के साथ होने वाले सभी लेन देन में पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रावधान को इस तरह समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरे इस कंसेप्ट का एक थॉट होगा, उसको हम क्वेश्चन की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन रखते हैं, कैन ए कर्ता सेल हिंदू एचओ प्रॉपर्टी एलोन? यस, इफ देयर इज लीगल नेसेसिटी और फॉर बेनिफिट ऑफ द स्टेट, तो वो बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन को पार्षद चैलेंज द सेल? यस, इफ दे प्रूव द सेल वाज नॉट फॉर लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट, अदरवाइज नो। थर्ड क्वेश्चन, does minority prevent binding sale? No. Even minor are bound if legal necessity is shown. Can minors upon becoming major challenge later? Normally no. If the sale was valid and for legal necessity, general property law case gives minor right in other contest. स्पष्ट है कि हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति को कर्ता के द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन करने के लिए बेसिक और महत्वपूर्ण फर्स्ट एंड लास्ट उसका जो कंडीशन है वो है कि वो परिवार के लीगल नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए किया गया हो, तो वो ट्रांसफर वैलिड है। और दूसरी बात कि इसको प्रमाणित करने का जो दायित्व जाता है वो जाता है परचेजर को। तो ये था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी हस्तांतरण से संबंधित नियमों के विश्लेषण। अगली वीडियो में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति के पार्टीशन के प्रावधान और उसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको बता दें कि पार्टीशन के बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अधिकार वहां पर समाप्त हो जाता है और प्रॉपर्टी उनका को पार्षद का अपना अपना सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाता है। तो इसकी चर्चा पूरे अगले वीडियो में हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना मत अवश्य दीजिए। हम इसी तरह कानून के विभिन्न विषयों का विश्लेषण करते रहेंगे।